कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरे 1 साल तक हर दिन बड़ी मेहनत से एक बहुत ही विशाल बाल्टी में पानी भर रहा है। और वो भी पूरी लगन के साथ। बिल्कुल, वो पसीना बहाता है, अपना समय लगाता है और सोचता है कि उसने बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया है। जो कि कोई भी सोचेगा। हाँ, लेकिन साल के अंत में जब असल में उस पानी की जरूरत पड़ती है और वो बाल्टी की तरफ देखता है तो वो पूरी तरह सूखी मिलती है। ओह, ये तो मतलब बहुत ही निराशाजनक है ना? ये सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली और अक्सर हमारी खुद की कुछ नया सीखने की जो आदतें हैं वो बिल्कुल इसी तरह काम कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम दिमाग में लगातार जानकारी डालते जाते हैं और दिमाग के अदृश्य छेदों से वो जानकारी खामोशी से बहती जाती है। द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में हम इसी लीक को हमेशा के लिए बंद करने के तरीके पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और ये पानी बहने का जो उदाहरण है वो असल में आज के हमारे मुख्य विषय की पूरी नींव को बहुत सटीक ढंग से दर्शाता है। आज के हमारे स्रोत भी काफी दिलचस्प है ना? जी बिल्कुल। देखिए, इस बार का हमारा स्रोत कोई सामान्य स्टडी गाइड नहीं है। हम ए खटाना जी के काम का विश्लेषण कर रहे हैं, जो जेनीआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। हाँ, और वो नेक्स्ट जेन एआई लर्निंग कोच भी हैं। एकदम सही। उनके द्वारा तैयार किया गया इनिशिएटिव लर्न टू लर्न, टेस्ट एंड स्कोर और उनके द आर्किटेक्चर ऑफ रिकर्सिव मास्टरी के जो नोट्स हैं वो हमारे सामने एक बहुत स्पष्ट मिशन रखते हैं। और वो मिशन क्या है? मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे जानकारी को सिर्फ एक जगह इकट्ठा करने की उस पुरानी आदत को तोड़ा जाए और उसे एक गहरी समझ और स्थायी याददाश्त में बदला जाए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ रटना नहीं है बल्कि उसे दिमाग में परमानेंट करना है। तो सबसे पहले उस छेद वाली बाल्टी की जड़ तक पहुंचते हैं। चलिए। हाँ, लर्निंग एंट्रोपी। पहली बार सुनने में तो ये भौतिक विज्ञान का कोई नियम लगता है, लेकिन मनोविज्ञान और सीखने की प्रक्रिया में इसका क्या मतलब है? मैं सोच रही थी कि आप इसे थोड़ा सरल करके समझाएं। अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो लर्निंग एंट्रोपी का मतलब है समय के साथ जानकारी का प्राकृतिक रूप से सड़ना या क्षय होना। जानकारी का सड़ना? हाँ, देखिए, दिमाग असल में एक बहुत ही सख्त अर्थशास्त्री की तरह काम करता है। अच्छा। बिल्कुल। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या घंटों तक कोई लेक्चर सुनते हैं तो हमें एक झूठा एहसास होता है कि हमने सब सीख लिया है। हाँ, वो फीलिंग आती है कि मुझे सब समझ आ गया। ठीक वही। इसे निष्क्रिय संचय या पैसिव एक्यूमुलेशन कहा गया है। हम बस डेटा अंदर ले रहे हैं, लेकिन दिमाग के लिए वो डेटा तब तक सिर्फ फालतू कचरा है जब तक उसे ये साबित ना कर दिया जाए कि वो जानकारी भविष्य के लिए जरूरी है। तो दिमाग उस जानकारी को कचरा समझकर फेंकना शुरू कर देता है। एकदम सही। अगर उस जानकारी का तुरंत परीक्षण नहीं होता तो दिमाग अपनी ऊर्जा बचाने के लिए उसे डिलीट करना शुरू कर देता है, और यही वो छेद है जिससे जानकारी बाल्टी से बह जाती है। यानी दिमाग को इस बात का ठोस सबूत चाहिए कि जो पढ़ा गया है वो असल में काम का है। जी बिल्कुल। मतलब अगर कोई इंसान सिर्फ किताब के पन्ने पलट रहा है और लाइनों को पीले रंग के हाइलाइटर से रंग रहा है तो दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए वो कोई मजबूत सिग्नल नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सिर्फ जानकारी को आंखों के सामने से गुजारना या हाईलाइट करना दिमागी तौर पर बहुत आसान काम है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल। जब तक सीखी गई बात को वापस बाहर निकालने या याद करने की कोशिश नहीं की जाती, दिमाग के अंदर के कनेक्शन मजबूत नहीं होते। और इसी समस्या को हल करने के लिए स्रोतों में यूनिफाइड कोर थ्योरी का सिद्धांत सामने रखा गया है। अच्छा, तो ये थ्योरी उस भूलने की बीमारी को कैसे रोकती है? स्रोत दावा करता है कि मास्टरी यानी किसी भी विषय में निपुणता कोई अंतिम मंजिल नहीं है जहां एक दिन अचानक पहुंचा जा सकता है। सही कहा आपने, ये कोई मंजिल नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे एक लगातार चलने वाला लूप बताया गया है जिसे रिकर्सिव फीडबैक लूप कहा गया है। ये लूप काम कैसे करता है? देखिए, इस लूप की पूरी वास्तुकला इसके 4 मुख्य स्तंभों में टिकी है, जिनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पेयर्ड रेसिप्रोसिटी। पेयर्ड रेसिप्रोसिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सीखना और जांचना दोनों हमेशा एक जोड़े में होने चाहिए। मतलब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, इन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसी दिमाग में कोई नई जानकारी डाली जाती है, उसका तुरंत ऑब्जेक्टिव इंटेरोगेशन
या वस्तुनिष्ठ परीक्षण होना ही चाहिए। यह एक निरंतर चक्र बनाता है। पहले सीखें, फिर उसे टेस्ट करें, जहां गलती हो उसे मजबूत करें और फिर आगे बढ़ें। इसे लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस का नाम दिया गया है। यहाँ मुझे एक व्यावहारिक पहलू पर सवाल उठाने की जरूरत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, पूछिए। अगर कोई भी इंसान एक नया पैराग्राफ पढ़कर तुरंत खुद का टेस्ट लेने लगे, तो क्या वो बहुत जल्दी मानसिक थकान का शिकार नहीं हो जाएगा? आपका मतलब है बर्नआउट? हाँ, मतलब ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी वीडियो गेम में हर एक छोटे से लेवल या हर दरवाजे को पार करने के लिए एक बड़ी बॉस फाइट लड़नी पड़े। बॉस फाइट। हाँ एक आम इंसान के लिए हर 5 मिनट में खुद का टेस्ट लेना बहुत थकाऊ और तनावपूर्ण हो सकता है। क्या ये थकावट नहीं लाएगा? ये बॉस फाइट वाला नजरिया काफी दिलचस्प है, लेकिन न्यूरोलॉजी के हिसाब से स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। उलट है? मतलब थकावट नहीं होती? जी नहीं। असल में थकान और बर्नआउट तब होता है जब कोई बिना समझे महीनों तक सिर्फ जानकारी इकट्ठा करता रहता है और फिर अंत में एक विशाल परीक्षा का सामना करता है। जैसे फाइनल एग्जाम से पहले वाली रात का तनाव। बिल्कुल। वो जो परीक्षा से पहले वाले हफ्तों का भारी तनाव होता है, वो असली बर्नआउट है। जब तुरंत एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, मान लीजिए सिर्फ 2 फ्लैश कार्ड, तो दिमाग को एक संज्ञानात्मक घर्षण या कॉग्निटिव फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो घर्षण या फ्रिक्शन है, वो दिमाग को थकाता नहीं है? नहीं, ये घर्षण कोई सजा नहीं है, बल्कि ये वो क्षण है जब न्यूरल पाथवे असल में पक्के हो रहे होते हैं। ये भ्रम को तोड़कर स्पष्टता लाता है। किस तरह का भ्रम? अक्सर हमें लगता है कि मैंने पढ़ लिया है तो मुझे याद ही होगा, लेकिन छोटे टेस्ट उस भ्रम का आईना होते हैं। ये बॉस फाइट नहीं है, ये बस ये जांचना है कि आपकी तलवार अगली लड़ाई के लिए सही से तेज है या नहीं। वाह, ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है। हाँ, ये तुरंत बता देता है कि बाल्टी में कहाँ छेद है, ताकि उसे एक बड़ी आपदा बनने से पहले ही भर दिया जाए। इसका मतलब है कि बिना जांचे लगातार आगे बढ़ते जाना असल में खुद को एक खतरनाक धोखे में रखना है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। ये लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस का चक्र सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है, पर कोई इसे असल जिंदगी की जटिल पढ़ाई में कैसे उतारे? व्यावहारिक रूप से हाँ, एक ही दिन में कोई मशीन लर्निंग या अर्थशास्त्र जैसी कठिन चीजों का पेयर्ड रेसिप्रोसिटी कैसे कर सकता है? देखिए, इस चुनौती से निपटने के लिए स्रोत सामग्री एक बहुत ही ठोस ढांचा पेश करती है, जिसे टियर्ड कॉम्प्लेक्सिटी या सीखने के 3 अनिवार्य स्तरों के रूप में समझाया गया है। 3 स्तर मतलब स्टेप बाय स्टेप? जी, ये एक क्रमिक सीढ़ी की तरह है, जिसका सबसे कड़ा नियम ये है कि बिना पहला चरण पूरी तरह पार किए किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो चलिए सीढ़ी के पहले पायदान यानी लेवल 1 को डिकोड करते हैं, जो आधार या फाउंडेशन बनाने के बारे में है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि यहाँ पूरा फोकस सिर्फ याद करने यानी रिकॉल पर होता है। इसके लिए नोटबुक LM जैसी AI तकनीक से स्रोत का सारांश, बेसिक माइंड मैप और डेटा टेबल बनवाए जाते हैं। हाँ, इस पहले स्तर का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? जब दिमाग पहली बार कोई नई चीज देखता है, तो उसके पास उस जानकारी को जोड़ने के लिए कोई संदर्भ या खूंटी नहीं होती। खूंटी मतलब जहां हम जानकारी टांग सकें? बिल्कुल। सारांश और बेसिक माइंड मैप वो शुरुआती खूंटियां बनाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, सिर्फ खूंटी बनाना काफी नहीं है। हाँ, टेस्ट भी तो करना है। सही कहा। लेवल 1 की असली ताकत उन तुरंत ली जाने वाली छोटी क्विज और साधारण फ्लैश कार्ड्स में। इसे थोड़ा जमीन पर लाकर देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भौतिक विज्ञान का एक नया नियम सीख रहा है। उसने माइंड मैप देखा और फिर एक फ्लैश कार्ड खोला जिसमें उस नियम का फॉर्मूला पूछा गया है। अगर उस पल वो फॉर्मूला याद नहीं आता, तो ये लूप कैसे काम करेगा? जैसे ही फ्लैश कार्ड पर जवाब गलत होता है, वो लूप तुरंत एक्टिव हो जाता है। उस व्यक्ति को ये स्पष्ट फीडबैक मिल जाता है कि ये विशिष्ट तथ्य अभी दिमाग में सेट नहीं हुआ है। तो फिर वो क्या करेगा? वो वापस उस माइंड मैप पर जाएगा, उस फॉर्मूले को दोबारा पढ़ेगा और फिर से खुद को टेस्ट करेगा। ये पूरी प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक तथ्य ठोस नहीं हो जाते। अच्छा, और जब ये याद हो जाएगा तब क्या? जब ये बुनियादी रिकॉल मजबूत हो जाता है, केवल तभी लेवल 2 का दरवाजा खुलता है। और ये लेवल 2 सक्रिय शिक्षा या एक्टिव लर्निंग का स्तर है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फोकस याद करने से पूरी तरह हटकर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल।
तथ्यों को रटने का काम लेवल 1 में खत्म हो चुका है ना? एकदम सही। अब खूंटियां लग चुकी हैं और तथ्य दिमाग में है। अब चुनौती यह है कि उन तथ्यों का वास्तविक स्थितियों में इस्तेमाल कैसे किया जाए। स्रोत के अनुसार इस स्तर पर नोटबुक एलएम में एम्बेडेड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और माइंड मैप की विभिन्न शाखाओं का इस्तेमाल ज्ञान को गहराई देने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये जो एम्बेडेड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं, ये काम कैसे करते हैं? क्या ये बस एक और तरह के सवाल हैं? देखिए, ये साधारण सवाल नहीं है। एम्बेडेड प्रॉम्प्ट एक बहुत ही सख्त और चतुर ट्यूटर की तरह काम करता है। वो सीधे जवाब नहीं मांगता, बल्कि एक काल्पनिक स्थिति या समस्या सामने रखता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल। अगर उसी भौतिक विज्ञान के उदाहरण को लें, तो वो ये नहीं पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या है। तो वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा, अगर एक भारी और एक हल्की वस्तु को निर्वात में यानी वैक्यूम में एक साथ गिराया जाए तो फॉर्मूले के अनुसार कौन सी वस्तु पहले गिरेगी और क्यों? ओहो, ये सवाल अनुप्रयोग मांगता है। इसके लिए दिमाग को अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के सोचना पड़ता है। जी, इसके लिए सिर्फ रटना काफी नहीं है। मैं समझ रही हूँ। यानी यहाँ टेस्टिंग का तरीका भी बदलना लाजमी है। साधारण रटने वाले फ्लैश कार्ड्स यहाँ पूरी तरह फेल हो जाएंगे। सटीक बात कही आपने। इसीलिए लेवल 2 में मध्यम स्तर की क्विज और कॉन्सेप्ट आधारित फ्लैश कार्ड का उपयोग होता है, जो क्या की जगह क्यों और कैसे पर जोर देते हैं। हाँ, बहुत ही तार्किक है। और जब कोई ये साबित कर देता है कि वो इन अवधारणाओं को सही से लागू कर सकता है, तब अंतिम और सबसे ऊंचे स्तर की बारी आती है। लेवल 3, जिसे श्रोत, मास्टरी या निपुणता का नाम देते हैं, ये प्रदर्शन या परफॉर्मेंस का स्तर है। मतलब अब तक जो कुछ भी सीखा और लागू किया गया है, उसे यहाँ परखा जाता है। जी हाँ, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, जिसे स्ट्रक्चरल सिंथेसिस कहा गया है। स्ट्रक्चरल सिंथेसिस, ये क्या होता है? जब कोई लेवल 1 और 2 पार कर लेता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स तैर रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल सिंथेसिस का मतलब है उन सभी बिखरी हुई जानकारियों को पकड़कर एक स्पष्ट तार्किक ढांचे या मेंटल मॉडल में ढालना। ये असल दुनिया में कैसा दिखता है? क्या ये 10 अलग-अलग फ्लैश कार्ड्स को मिलाकर एक पूरा लेख लिखने जैसा है? काफी हद तक। जैसे ब्लॉक स्टाइल सिंथेसिस तैयार करना, किसी विषय पर विस्तृत प्रश्नोत्तर लिखना या कोई पूरी रिपोर्ट बनाना। अच्छा। ये साबित करता है कि इंसान न सिर्फ तथ्यों को जानता है और लागू कर सकता है, बल्कि वो उन्हें जोड़कर एक पूरी नई तस्वीर भी बना सकता है। और मुझे लगता है यहाँ टेस्टिंग भी बहुत अलग होती होगी। बिल्कुल, यहाँ टेस्टिंग बहुत उच्च स्तर की होती है। कठिन सवाल, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स और सबसे जरूरी कमजोर क्षेत्रों का लक्षित संशोधन, या जिसे हम टारगेटेड रिवीजन कहते हैं। अगर इन तीनों स्तरों की जटिलता को एक बहुत ही आम उपमा में पिरोया जाए, तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसा है जैसे कोई नई भाषा सीखी जा रही हो। कैसे? दो को जोड़कर ग्रामर के नियमों के साथ एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना सीखना है। जी। और लेवल 3 उन वाक्यों का इस्तेमाल करके एक पूरी प्रभावशाली कहानी या कविता लिखने जैसा है। कोई भी सीधे कविता नहीं लिख सकता बिना ये जाने कि शब्दों का मतलब क्या है। बीच का कोई भी कदम छोड़ा नहीं जा सकता। वाह, ये एनालॉजीज पूरे ढांचे की आत्मा को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हर स्तर अपने पिछले स्तर की मजबूत बुनियाद पर ही खड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि कहानी लिखते समय यानी लेवल 3 पर भी अगर कोई व्याकरण की गलती हो जाती है, तो ये रिकर्सिव लूप तुरंत उस इंसान को वापस लेवल 2 या 1 पर भेज देता है, ताकि वो गलती तुरंत सुधारी जा सके। ये एक परफेक्ट सिस्टम लगता है। लेकिन अब तक की हमारी ये चर्चा सुनकर किसी को भी ये लग सकता है कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो किसी भारी भरकम परीक्षा या डिग्री की तैयारी कर रहे हैं। जी, ऐसा लग सकता है। लेकिन जब हम स्रोत सामग्री की गहराई में जाते हैं, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये फ्रेमवर्क केवल किताबों या शिक्षा तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। ये 3 स्तरों वाला लूप असल में सिस्टम थिंकिंग का एक अभिन्न हिस्सा है। सिस्टम थिंकिंग? हाँ, सिस्टम थिंकिंग का मूल सिद्धांत यही है कि दुनिया की कोई भी जटिल प्रणाली फीडबैक लूप से ही चलती और सुधरती है। ये एक क्लोज्ड लूप ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है। अच्छा, तो इसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसे हर उस जगह लागू किया जा सकता है जहां गलतियों को रोकना है और लगातार सुधार करना है। तो अगर हम शिक्षा से बाहर निकलकर असल दुनिया के दूसरे क्षेत्रों को देखें, तो ये वहां कैसे काम कर रहा है? कोई उदाहरण है? चलिए व्यापार या बिजनेस की दुनिया से शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट जगत में इसे रणनीति दबाव परीक्षण बदलाव या
स्ट्रेटजी, स्ट्रेस टेस्ट, पिवट का चक्र कहा जाता है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रेस टेस्ट, पिवट। हाँ, पहले कंपनियां किसी नए प्रोडक्ट की योजना बनाने में ही कई साल लगा देती थीं और फिर सीधे बड़े बाजार में लॉन्च कर देती थीं। और फिर? और अक्सर वो योजना बुरी तरह फ्लॉप हो जाती थी क्योंकि उन्होंने उसे बीच में कभी टेस्ट ही नहीं किया। लेकिन आज की जो फुर्तीली या अजाइल कंपनियां हैं वो ऐसा नहीं करती। तो वो इस टेस्टिंग लूप का इस्तेमाल कैसे करती हैं? वे एक छोटी सी रणनीति बनाती हैं और तुरंत उसे वास्तविक ग्राहकों के एक छोटे समूह के साथ टेस्ट करती हैं। यह उनका स्ट्रेस टेस्ट है। अच्छा। जो फीडबैक आता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसके हिसाब से अपनी योजना में तुरंत बदलाव यानी पिवट किया जाता है। ये तो हूबहू वही लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस का लूप है, बस इसका पैमाना अलग है। बिल्कुल, सिद्धांत वही है। ये उदाहरण मुझे टेक कंपनी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया की याद दिला रहा है। मैंने पढ़ा है कि वहाँ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइंस का इस्तेमाल होता है। क्या ये भी इसी सिद्धांत पे आधारित है? ये उसी सिद्धांत का सबसे सटीक तकनीकी रूप है। कैसे? देखिए, जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड की कुछ नई लाइनें लिखता है, तो वो कोड सीधे मुख्य या मास्टर सॉफ्टवेयर में नहीं जोड़ दिया जाता। तो पहले क्या होता है? नया कोड सबसे पहले एक स्वचालित परीक्षण यानी ऑटोमेटेड टेस्ट से गुजरता है। अगर उसमें कोई बग या खामी है तो सिस्टम उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है और डेवलपर को बता देता है। डेवलपर उसे सुधारता है, मजबूत करता है और फिर से टेस्ट करता है। एक मिनट, ये तो एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। अच्छा, क्या? मतलब अगर इस बात को ध्यान से देखा जाए तो तकनीक की दुनिया में जो काम एक सॉफ्टवेयर का यूनिट टेस्ट करता है, शिक्षा की दुनिया में वही काम एक फ्लैश कार्ड कर रहा है। अरे हाँ, असल में ये दोनों एक ही चीज हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। दोनों का एकमात्र काम यही सुनिश्चित करना है कि सिस्टम, चाहे वो कंप्यूटर का कोड हो या इंसान का दिमाग, उसमें कोई छेद या कमजोरी तो नहीं रह गई। ये समानता वाकई बहुत गहरी और असाधारण है। मतलब एक छात्र जो अपने फ्लैश कार्ड्स के साथ संघर्ष कर रहा है, वो असल में अपने खुद के दिमाग की डीबगिंग कर रहा है। बिल्कुल, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह अपने ज्ञान के कोड में से बग्स निकाल रहा है। ये नजरिया चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। और अगर व्यक्तिगत विकास या पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो वहां भी अक्सर लोग निष्क्रिय रूप से नई आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना और फिर कुछ दिन बाद हार मान लेते हैं। क्योंकि वे पैसिव रूप से आदत को ढोरे होते हैं। स्रोत इसके बजाय एक्टिव ग्रोथ लूप अपनाने का सुझाव देते हैं। इसमें क्या अलग होता है? कोई भी नई आदत शुरू की जाए तो कुछ दिन बाद तुरंत उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या वो काम कर रही है। अगर नहीं तो तुरंत उस तरीके में सुधार किया जाना चाहिए। और इनोवेशन या नवाचार के क्षेत्र में जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है, वो भी बिल्कुल यही है ना? जी बिल्कुल। सैद्धांतिक रिसर्च में सालों बर्बाद करने के बजाय एक कच्चा डिजाइन बनाओ, उसे यूजर के हाथों में दो, फीडबैक लो और उसे बेहतर बनाओ। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो चाहे एक छात्र हो जो इतिहास के पन्ने याद कर रहा हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो नया फीचर बना रहा हो, एक सीईओ हो जो कंपनी चला रहा हो, या कोई डिजाइनर हो, मास्टरी या निपुणता का ये आर्किटेक्चर हर जगह एक समान है। ये कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, ये हमेशा एक लूप में चलता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा और इन सभी उदाहरणों को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो इस पूरे विश्लेषण का अंतिम और सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरे फ्रेमवर्क का अंतिम सार डायनामिक रीएनफोर्समेंट या गतिशील सुदृढ़ीकरण में छिपा है। डायनामिक रीइंफोर्समेंट। हाँ, निपुणता कोई जादू नहीं है और ये रातों रात मिलने वाला कोई चमत्कार भी नहीं है। ये सीखने के हर एक स्तर पर लगातार अपना ही परीक्षण करने से बनती है। बिल्कुल। ज्ञान के जाल में जो कमजोर नोड्स या कमजोरियां हैं, उन्हें तुरंत पहचानना और उसी वक्त ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीखना कोई एकांत या निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाला, खुद को मजबूत करने वाला एक सक्रिय चक्र है। और इसी चक्र और इस निरंतर फीडबैक लूप की अनिवार्यता ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार पैदा कर दिया है, जो स्रोतों के बातों से ही उपजा है। अच्छा, वो विचार क्या है? अगर दिमाग के लिए ये रिकर्सिव मास्टरी, तुरंत परीक्षण करना और अपनी गलतियों को हाथों हाथ सुधारना इतना प्राकृतिक और जरूरी है, तो हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का क्या? ये एक बहुत ही गंभीर और बुनियादी सवाल है। जरा इस पे गौर किया जाए। एक पारंपरिक कक्षा में एक छात्र पूरे साल बैठता है,
वो सिर्फ खामोशी से सुनता है, निष्क्रिय रूप से जानकारी का ढेर लगाता रहता है। हाँ, पैसिव एक्यूमुलेशन। बिल्कुल। और फिर साल के अंत में केवल एक विशाल परीक्षा होती है जो उसके पूरे साल का फैसला करती है। अगर खटाना जी के इस फ्रेमवर्क के नजरिए से देखा जाए तो ये प्रणाली सिर्फ अपर्याप्त नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग के प्राकृतिक रूप से सीखने के तरीके के बिल्कुल उलट है। सही कहा आपने। क्या ये ढांचा ही ऐसा नहीं बनाया गया है जो अंततः भूलने और असफल होने के लिए ही है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। बिना तुरंत जांचे साल भर जानकारी का पहाड़ खड़ा करना उस छेद वाली बाल्टी में लगातार पानी भरने जैसा ही है। हाँ। इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जो सीखा जा रहा है वो टिक भी रहा है या नहीं, और अंत में बाल्टी का खाली मिलना लगभग तय हो जाता है। तो जब भी कुछ नया सीखा जाता है या किसी भी नई जानकारी को ग्रहण किया जाता है, तो ये सवाल हमेशा उठना चाहिए कि क्या बाल्टी के छेद बंद किए जा रहे हैं या सिर्फ बिना सोचे समझे पानी बहाया जा रहा है। इसी विचार के साथ ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है।